May I come in, sir? Come. Good morning, sir. Good morning. Morning. Come on, have a seat, please. Thank you, sir. फ्रेंड्स, कहाँ से आपने एलएलबी किया? सर मैंने जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से जोधपुर में जोधपुर। कौन से ईयर में किया? 2018 में किया था। 18 में किया। उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? 18 के वहाँ बाद से आरजेएस की तैयारी कर रही हूँ। पहले भी दिया आपने आरजेएस? सर हाँ, मैंने लास्ट वैकेंसी में दिया था आरजेएस मेंस, पर हुआ नहीं। मेंस दिया था आपने पिछली जी बार? सर। अच्छा, इंटरव्यू के बाद नहीं? नहीं मेंस सर, नहीं, पहले मेंस प्रीलिम्स में पास की? जी। मेंस पास किया था पिछली बार? नहीं सर, मेंस में कुछ पास अच्छा, नहीं। ओके। एक अटेम्प्ट लिया है आपने पहले, और कितने अटेम्प्ट लिए? एक ही लिया है? जी सर। जी। उस समय, और जब उस समय मैं तैयारी कर रही थी तो इसलिए मैं नहीं दे पाई। ओके। अच्छा, तो क्या आप आरजेएस की तैयारी के अलावा कैसे आप तैयारी में ही कर रहे थे, या कुछ कोर्ट भी जा रहे थे? मैंने प्रैक्टिस तो नहीं की है, पर मैं समटाइम कोर्ट्स भी जाया करती थी, ऐसे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर कुछ एंजॉय करने के हिसाब से। ओके। किसी ऑफिस में गए, किसी लॉयर के चैम्बर ज्वाइन किया? नहीं सर। ओके, ओके। तो आपको कोर्ट का कैसा एटमॉस्फेयर लगता है वहां जाके, वर्किंग प्लेस पे? सर मुझे तो वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि मुझे हमेशा से जुडिशियल ऑफिसर बनना था। तो मैं उनके वर्क को देखने की कोशिश करती हूँ, कोई किसी भी कोर्ट रूम में जाके बैठ जाती हूँ, और वहाँ पे जैसे जो भी वकील साहब आते हैं वो हियरिंग कर रहे होते हैं, डिबेट्स, किसी के आर्गुमेंट्स, तो और मैम, जैसे कोई मैम है मजिस्ट्रेट, तो उनकी वो क्या कैसे जवाब दे रहे हैं, तो उन सबको देख के थोड़ा सा अच्छा फील होता है, ताकि थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और मोटिवेशन मिलता है। तो यही करके। आपने जैसे कोर्ट गए, आपने दोनों देखा तरफ से कि वकील अपनी बहस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से दूसरे वकील अपनी बहस करते हैं, फिर वो मजिस्ट्रेट या जो जुडिशल ऑफिसर होते हैं, फिर वो अपना रिएक्ट करते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं। आपको कैसा लगा, नेचर ऑफ जॉब दोनों का कैसा है कंपैरेटिवली, कैसा लगा आपको? आप उसको समराइज करें तो थोड़े से वर्ड्स में कि भाई क्या है? सर जहाँ तक मैंने देखा है, जैसे एडवोकेट्स जो भी आते हैं वो अपना अपना पेश करते हैं, उसके बाद जो मैंने मैम का देखा था, वो मैम अगर उनको लगता है तो वो बोलती है कि सर मैं आपका वो जो भी है पढ़ के फिर आपको मैं बता पाऊंगी, अभी मैं इसकी यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाऊंगी। तो मोस्टली यही सब देखा गया था कि जैसे पूरा एनालाइज करती है मैम, तो हाथों हाथों देते नहीं है डिसीजन, और किसी किसी की जैसे जमानत खारिज करवानी हो तो ऐसे मोटा मोटा बस यही सब कुछ देखा था। और नहीं, आपको कैसे, मतलब एक तो आपने वकील को देखा बहस करते हुए, जी। वो अपनी तैयारी करके आए, बहस की उन्होंने। जी। फिर जो सामने बैठे हैं, जो भी मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट जज है, जो भी कोर्ट है, उनके जो ऑफिसर होते हैं वो किस तरीके से अपने काम को कर रहे होते हैं? जैसे आप क्योंकि खुद एक एस्पायरेंट हो एक जॉब के लिए, तो क्या मतलब उनका इमीडिएट रिएक्शन होता था, या वो नेचर ऑफ जॉब कैसा लगता था आपको? एक तो जी सर। सर जो मैम है वो आप वैसे। एक मिनट में बीच में बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक पर्टिकुलर कोर्ट की बात कर रहे हैं जहाँ जाते थे आप? मैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट में गए जहाँ बैठती थी, कोई आप लेडी ऑफिसर की कोर्ट पे ही गए? जी सर, मेरे को उन मैम का नाम तो कोई एग्जैक्ट। बात नहीं, नाम नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थी? हाँ सर, एडी जो मैम थे वो ओके। उनका मैं देखती थी, क्योंकि उनका काफी अच्छा लगता था। हम्म। तो वो मैम थे वो मतलब बस आराम से उनकी बातें सुनते थे, पहले वो जो भी बोल रहे हैं, उसके बाद पूरा वो खुद पढ़ते थे, मोटा मोटा जो होता था ब्रीफ में, और फिर उनको लगता था कि हाँ अगर डेट देनी चाहिए या कुछ भी, तो वो बोलते थे ठीक है वकील साहब आप आ जाइए और जो भी है ले जाइए। तो ऐसे करके यही सब था, और अगर उनको लगता था कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो बोलते थे कि मैं आपको इसका डिसीजन, मतलब जो भी होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप जुडिशियल ऑफिसर से क्या एक्सपेक्टेड है कि लॉयर तो अपना केस तैयार करके आता है, तो जी। जुडिशियल ऑफिसर से क्या एक्सपेक्टेड होता है? कि क्या वो ये कहेगा वकील से कि मैं इसको देख के आऊंगा, या इसको मैं अभी पढ़ता हूँ, या वो ये कहेगा कि मुझे ये तय करना है, मैं अपना फैसला सुनाऊंगा? कैसे करना है आपके? वो तो ठीक है, आपने मैम की फंक्शनिंग देख ली, अगर आप मजिस्ट्रेट होंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे एक्ट करें?
सर अगर मैं मजिस्ट्रेट होंगी तो मेरे सामने जो भी फैक्ट्स आएंगे, एविडेंस, जो भी आर्ग्यूमेंट्स, उन सब पे पहले तो मैं उनकी ध्यान दूंगी और उन परिस्थितियों को अवेल ना करूंगी। उसके पश्चात मैं देखूंगी कि कैसा मामला बनता है। उसके पश्चात ही मैं कुछ डिसीजन दे पाऊंगी, एकदम डायरेक्ट तो दूंगी नहीं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे खुद को जैसे केस स्टडी तो मुझे करनी होगी, डायरेक्ट मैं दे नहीं सकती डिसीजन। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे वकील अपने घर पे अपनी तैयारी करके जाता है, ऐसे नहीं होता है कोर्ट में वो खड़ा हुआ फाइल दे दी उसको, उनके कलीग ने या मुंशी जी ने या साथी ने, वो खड़े होकर बहस करने लगे। वो अपनी फाइल पढ़ के आते हैं, जो बाकी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे तो वकील तो आप छोड़िए, लेकिन ऐसे ही जो जुडिशियल ऑफिसर या मजिस्ट्रेट होता है, क्या उससे उम्मीद की जाती है कि वो कोर्ट में ही फाइल पढ़ेगा, या उसको जो मैटर सुनने हैं या तय करने हैं या जो निर्णय देने हैं वो पढ़ के आए? जिससे कोर्ट में आप कैसे, अगर दोनों वही पढ़ेंगे तो आप बताइए आपकी नजर में कैसे वो केस चलेंगे, आप कैसे काम करेंगे? सर वैसे तो वो ऑलरेडी तैयारी करके आते हैं, डायरेक्ट नहीं आ सकते। और बस ये है कि इतने सारे केस आते हैं तो ब्रीफ में वो थोड़ा बता देते हैं कि सर आप ये वाला पॉइंट देखिए या ये ये वाला। वकील का तो लॉर्डशिप आपने पूछ बता रहे हैं दिया। जज का है, जज जैसे का, आप वकील जज नहीं। एज ए बनेंगे, आपने जज। 2 स्टेज पास किए हैं, बड़े आप अच्छे लेवल पे आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ आप वहां बैठ गए, पद पे बैठ गए, आपको पावर दे दी, वो तो सब आपका एक ये बाहरी वातावरण है। जी सर। एक्चुअली काम क्या है आपका, वो आप उस क्या समझते हैं कि एक जज का वकील का जॉब तो अपना काम तय करना है, बहस करनी है, तो जज का क्या काम होता है सर। तो उसको डिस्चार्ज करना है? जी सर। सर सबसे पहले अगर मैं एज ए मजिस्ट्रेट बनती हूँ तो पहले तो मैं वही फैक्ट्स उनका अच्छे से सुनूंगी, क्या बोलते हैं। फिर जो भी एविडेंस और जो भी आएंगे उन पे ध्यान दूंगी। और हाँ मैं केस स्टडी करके आऊंगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट डिसीजन किसी को भी नहीं दे सकती। और उसके पश्चात अगर मुझे लगता है तो मैं जो भी मामला जैसे भी बनता पाया गया तो उसमें मैं फिर आगे की कार्यवाही करूंगी कंटिन्यू। और मैं कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं ऑलरेडी तैयार करके आऊंगी, जैसे मेरे को ऑलरेडी पता होगा कि कौन से आज डेट लगेगी। और उसके अकॉर्डिंग मैं उन केस को ब्रीफ में होगा मोटा मोटा वो पढ़ के तैयार से ऑलरेडी तैयार रहूंगी। Why you cannot pass then and there order? How you feeling? I will adjourn. If you feel, I mean, you are confident that this party is legal and other party is wrong, why you cannot pass and then and there? साहब पूछ रहे हैं कि एक आप निर्णय, उसी समय निर्णय लेना, नहीं कर सकते। निर्णय लेना। अगर आपको लगता है कि ये पक्ष गलत है, ये पक्ष सही है, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड फैक्ट्स, why you cannot pass then and there? सर It is जैसे there is a bar नो सर in दे the सकते हैं, डिपेंड करता है डिसीज मतलब सरकमस्टेंसेस पे। बट प्रॉब्लम यही है कि पूरे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक निर्दोष मतलब वो कहावत है ना। वो तो आप पढ़ के आए फाइल, आपको पता है फैक्ट्स, दोनों पक्षों को सुना, आपको लग रहा है कि ये पक्ष गलत है, ये पक्ष सही है, यू हैव फाउंड देखिए ये तो देन। आपने जो अभी इन्होंने साहब ने सवाल पूछा उसका जवाब आपने अभी दिया, पर वो जवाब आपको अब हमारी एक एडवाइस है जो आपको दे रहे हैं, जी सर। क्योंकि हमको आपको हम आपको हमको आपको तैयार करना है ना, आपको इंटरव्यू हम आपको तैयार करना है, तो तैयारी के हिसाब से हम आपको ये कहते हैं कि अगर आपको आपको जुडिशियल आपका जो पावर है उसको आपको एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें आपको ऐसे डिसीजंस लेने ही होंगे कि जिसमें आपको तुरंत ये मन बनाना पड़ेगा कि ये मेरे सामने चीजें दोनों आ गई हैं, अब मुझे इसमें क्या निर्णय लेना है। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप केसेस को सिर्फ सुनेंगे नहीं, तय करेंगे। तय जब करेंगे आप, जब आप खुद अपना विवेक से उनको निश्चित रूप से अपना एक मत बनाएंगे कि मुझे ये करना है। आप इसमें ये नहीं होता है कि आप उसको आगे देखेंगे। हाँ, कुछ ऐसे कानूनी बिंदु होते हैं जहां पे अलग अलग मत होते हैं। जैसे कोई हाई कोर्ट का एक अलग, एक हाई कोर्ट में दो अलग, राजस्थान हाई कोर्ट के दो ऐसे एक ही इशू पे दो अलग अलग जजमेंट्स हैं, जी। तो आपके लिए एक दुविधा हो सकती है कि मैं कौन सा जजमेंट इसमें फॉलो करूं। वहां आपको पावर भी है कि आप उसका रेफरेंस कर सकते हो हायर कोर्ट्स में कि ये सीआरपीसी में प्रोविजन है, क्रिमिनल में है, तो
उसमें भी है, सीपीसी में भी है। Yes, sir. जैसे सपोज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट साइट किए जाएंगे, ऑब्वियसली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी कई बार ऐसे होते हैं कि एक ही पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स होते हैं। हम्म। कई बार ऐसा होता है कोई लार्जर बेंच का है, कोई एक कम बेंच, कम स्ट्रेंथ का है। तो ऐसे जहां पे इशू होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लीगल इशू होते हैं, वहां आपको निर्णय लेने में समय लग सकता है कि आप जो निर्णय लें वो कानून सम्मत है कि नहीं। लेकिन जो रोजमर्रा के आपके काम है, बेल है, कॉग्निजेंस है, रिमांड है, ठीक है, इश्यूज फ्रेम करने हैं, सिविल में आपके सामने कोई समरी ट्रायल है, तो वो आपको निर्णय लेने हैं। आप उनमें ये नहीं कहेंगे कि साहब आप इसको 4 दिन बाद रख देते हैं, इसको देख लेंगे। तो आपका आंसर जो होना चाहिए, फ्यूचर की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको ये कहना पड़ेगा, इस बात को आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगी कि हाँ, मेरे सामने जो निर्णय मुझे करने हैं, वो मैं निर्णय जो तुरंत हो सकते हैं वो तुरंत करूंगे डाइस पे। और जो इनमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स है, जो बहुत, जिसमें मुझे बहुत स्टडी करनी है, वो आप बाद में देंगे, आप उसके लिए दे सकते हैं। तो ये आपका आंसर अप्रोप्रिएट ये होना चाहिए। आप हर केस में अगर ये जनरलाइज करेंगे तो शायद फिर वो आपकी सूटेबिलिटी पे क्वेश्चन लगेगा कि आप कैसे इस काम को कर पाएंगे। बस ठीक है सर। सर। तो एक तो आपको थोड़ा सा ये अपना माइंड सेट कि आपको अपना, आपको अगर कोई पोस्ट मिल रही है, आपको कोई दायित्व मिल रहा है, पोस्ट नहीं दायित्व है, जी। जुडिशियल सर्विस या कोई भी सर्विस, कोई कोई पावर नहीं है, ये डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी है। Pious duty पायस, होना वो चाहिए, तो, pious वो पायस ड्यूटी तो बेसिक बात है। duty. लेकिन आप चाहे मजिस्ट्रेट है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सबका एक ही काम, सबको अपनी ड्यूटी करनी, इसमें इज नो पावर। ये तो कहीं सोसाइटी में कोई नॉर्म्स ऐसे बना दिए लोगों ने, है पावर है जुडिशियल पावर, पर्सनल पावर नहीं। अब आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कायनात है। कायनात। कायनात, अगर आपसे कोई कहे कि आप किसी पर्टिकुलर कानूनी विषय पे आपके सामने रखा जाता है, तो आप उसको कैसे तय करेंगे? अपने मन से करेंगी, अपनी विचार से करेंगी, या जो कानून सम्मत उससे करेंगी? सर कानून संबंधित से करूंगी। हाँ, तो ये बेसिक बात है ना? अच्छा, अब आप ये बताओ कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट बना है, जिसमें लेडीज के खिलाफ या जो भी जो जो कैटेगरीज बनी हुई है उसमें, वो अगर कोई वहां पे कोई ऑर्डर पास होता है और सेम कोई लेडी है जो मैरिड है, उसकी 125 में एप्लीकेशन लगती है, वहां उसको मेंटेनेंस देते हैं, तो आप उसको कैसे, उन दोनों का क्या तो इम्पैक्ट होगा और कैसा उसका क्वांटम होगा, उसकी राशि कैसे आप तय करें? ओके। एक ने 125 ने तो उसमें लगा दिया और मेंटेनेंस के लिए, इधर डोमेस्टिक वायलेंस में लगा। सर सेट ऑफ किया जा सकता है। कौन सा जजमेंट आया है अभी सुप्रीम कोर्ट का? सर अभी लेटेस्ट जजमेंट तो मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पढ़िए आप, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का जजमेंट आया है। उन्होंने सारे जो प्रोविजंस हैं, जो जो उसमें जहां जहां कॉम्पनसेशन या जो इंटरिम मेंटेनेंस जो मिलता है, उन सबको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, कितना क्वांटम रखेंगे, वो सारा आपको आना चाहिए। रजनीश वर्सेस नेहा। रजनीश वर्सेस नेहा। रजनीश मिश्रा। जी सर मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में अभी देखा नहीं है। पढ़िए आप वो रजनीश नया पढ़िए। जी सर। उसमें क्या होता है कि अब उसमें उसमें उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया है कि एफिडेविट होगा, हस्बैंड अपना पेश करेगा या नॉन क्लेमेंट जो होगा, या क्लेमेंट अपना करेगा। उसमें पर्सनल आपकी सारी, कितनी आपकी एसेट्स है, कितनी इनकम है, कितनी पेरेंटल इनकम है, कितने आपकी लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। पहले ऐसा होता था कि जो किसी ने, वाइफ ने बोला कि मैं आई एम अनेबल टू मेंटेन, मैं अपने आप को नहीं कर पा रही हूँ, वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें आपको देना पड़ेगा। रजनीश वर्सेस नेहा जो जजमेंट है 2021 में आया था, जी। तो वो अब कोई भी मेंटेनेंस का दावा चलेगा या कोई क्लेम चलेगा, तो वो आपको रेफर करके देना पड़ेगा। तो रजनीश नेहा, ये आप क्योंकि फीमेल है, आपसे सवाल पूछेंगे ऑब्वियसली इंटरव्यू में कि डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 है, सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट का है, सब में लेडी को कॉम्पनसेशन मिलता है। थोड़ा लॉ का जो जो काम पड़ेगा, आप लोग अपडेट कीजिए उसको थोड़ा, है ना? चलिए, अब ये बताइए, आपने लिखा है कि आपको मूवीज देखने का शौक है, आपको टाइम मिल जाता है अभी मूवीज देखने का, या पहले स्टूडेंट लाइफ में देखते थे?
सर मैं टाइम निकाल लेती हूँ। अच्छा, टाइम निकाल लेते हैं। किस तरह की मूवीज देखते हैं? सर स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हॉबी है। माइंड माइंड फ्रेश करने के लिए है। ओ, पढ़ाई से जब आप थोड़ा हो जी जाते हैं तो इधर ट्रैवल। अच्छा, कितने घंटे आपने तैयारी की, कोई पढ़ाई की तो कितने घंटे पढ़ पाते हैं? सर, ऐसा मैं कंटिन्यू नहीं बता सकती क्योंकि मैंने पूरे पूरे दिन भी पढ़ाई की है और बहुत मतलब, तो फिक्स टाइम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 138 जो सेक्शन है, जी सर। वो प्रोसीडिंग्स किस नेचर की होती हैं? क्रिमिनल नेचर की। जी, सिविल होती है, क्रिमिनल होती है, क्वासी जुडिशियल होती है, कैसी होती है? सर क्रिमिनल नेचर की होती है शायद। नहीं, आप श्योर है? देखिए, आपको ये पर्सनल हमारी सबकी तरफ से एडवाइस है, क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आप बने अफसर। तो पर आप जवाब आता है तो बताना चाहिए, नहीं आता है तो बोल देना चाहिए कि मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे जानकारी नहीं। ये आपके लिए ठीक है, आप ही के लिए हित में है ना? इसलिए पूछे आपसे, आपको ध्यान नहीं आ रहा है ना? अच्छा, ये बताइए कि अभी नई जो अपने सीआरपीसी को इन्होंने चेंज किया है, उसमें इन्होंने सेक्शंस को कम किया है कि बढ़ाया है? कुछ प्रोसीजरल पार्ट। सीआरपीसी। सीआरपीसी को अब इन्होंने चेंज कर दिया, पुरानी सीआरपीसी को। अब ये जो इन्होंने बीएनएसएस भारतीय ना, ये नागरिक। नागरिक सुरक्षा सुरक्षा संहिता। संहिता बना दी, उसको इन्होंने पुराने वाले प्रोविजन से इन्होंने कम किए कि बढ़ाए? सर अगर सेक्शंस के वाइज हाँ, देखा जाए तो सेक्शंस बढ़ाए है, बढ़ाए। बट है तो सीआरपीसी से ही रिलेटेड क्योंकि उसमें जैसे ए बी सी उन्हीं को इंक्रीज किया है। अच्छा, मतलब उनको ए बी सी से हटा के उनको एक पर्टिकुलर एक सेक्शन में डाल दिया है। ओके। इसी तरह के आईपीसी में बताइए, आईपीसी में पुराने में और अब में क्या कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं ब्रॉडली, मतलब मोटा मोटी आपको लगता है कि? Okay. सर एक तो इसमें सेक्शंस जो डेफिनेशन और ये एक साथ कर दिए गए हैं और इसमें कुछ जैसे आप एक आध एग्जांपल देंगे कि किसकी डेफिनेशन को चेंज किया, जो मेजर चेंजेस है, जिससे लोगों को लगे कि भाई ये जो ब्रिटिश टाइम की हमारी थी पीनल कोड, अब हमारे 2023 में इन्होंने नई बनाई है, उसमें किस तरीके के इन्होंने चेंज सर्कमस्टांसेस में ऑफेंसेस को लिया है? कुछ एक दो ऑफेंस बता सकते हैं जो? जी। सर सबसे पहले तो जो डेफिनेशन क्लोज है उसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी इंडिया की इनकी डेफिनेशन हटाई गई है और इसके अलावा कुछ राजद्रोह जैसा ऑफेंस है उसको हटा के देशद्रोह बनाया गया है। आतंकवाद को ऐड किया गया है। संगठित अपराध को ऐड किया गया है और जो एक वुमन वुमन से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड ऑफेंस को स्टार्टिंग में और थोड़ा सा इंक्रीज मतलब थोड़ी पनिशमेंट इनहेंस की गई है। और इसके अलावा जो मोटा मोटा सर एक जो महिलाओं को झूठा आश्वासन देके उनके साथ फिजिकल रिलेशन बना के उसको भी एक ऑफेंस में दायर दायर किया गया है। और जो हटाया गया है वो सुसाइड का अटेम्प्ट वो हटाया गया है। राजद्रोह एक हटा दिया गया है और इसके मिलिट्री क्या पोजीशन है? यस सर वो भी हटा दिया गया है। ओके। बट अ, जो चाइल्ड मतलब मैरिज की जो एज थी वो 18 सॉरी सर 18 कर दी गई है और मोटा मोटा यही डिफरेंस है और हाँ थोड़ा सा पनिशमेंट इंक्रीज किए गए हैं जो अभी मैंने ये बताया। मॉब लिंचिंग का क्या कंसेप्ट है? मॉब लिंचिंग। जी सर मॉब लिंचिंग ये होती है कि भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को चाहे वो जाति धर्म या लिंग इत्यादि के आधार पर उस पे मतलब जो हमला किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसको भी एक पनिशमेंट के रूप में माना गया है। ये आपसे पूछे तो ये मॉब लिंचिंग का जो अब ये भारत में होने लगा है, आपके हिसाब से ये स्थिति क्यों आई है, या मॉब लिंचिंग को अब सरकार को ये ऑफेंस क्यों बनाना पड़ा है? ये इसका कारण क्या है अगर आपकी नजर में? क्यों ऐसा हुआ है कि लोग कानून अपने हाथ में क्यों लेने लगे? सर सबसे पहले तो प्रशासनिक जो इसका जो है अभाव उसकी कमी देखी गई है। कहीं ना कहीं ये ऐसी घटना तब होती है जब पुलिस या जो भी होता है वो अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रही होती है और यही कारण है और कुछ कुछ अभी जो हिट स्पीच और ये बढ़ने लगा है जिसके कारण जाति धर्म नस्ल इत्यादि के आधार पर
लोगों में हीन भावना और पैदा होने लगी है, तो वो कानून की मदद लेने से पहले वो खुद ही अपने हाथ में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा वक्त लग सकता है कानूनी कार्यवाही में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्यवाही में समय लगता है। इसको वही पूछ लेकर रहे हैं आपसे कि आप जुडिशियल ऑफिसर हैं, आपके सामने मैटर आते हैं, आप सुनेंगे, तय करेंगे। तो ये क्या ऐसी परिस्थिति है कि जिसकी वजह से लोग अपने अपने आप खुद वो अपना जनता फैसला करना चाहती है? आज कोई चोर पकड़ा जाता है, खूब खबर आती है कि उसको पीट पीट के मार दिया जी। लोगों ने। तो ये सिस्टम में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कमी है? क्यों ऐसी स्थिति आई? आपकी नजर में ऐसा, आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं? सर, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, सिस्टम में तो ऐसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अब कानून भी है और हर तरह से प्रशासनिक भी है। तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य की जो सोच है वो ही ये सब डिसाइड कर रही है। आप, हमारा ऐसा सोच है, ये क्या ये कानून का जो व्यवस्था है अपनी, जो भी और प्रक्रिया है, क्या उसका फेलियर नहीं है ये, कि जिस वजह से ये आज स्थिति आई है कि आम आदमी कोई ये कोर्ट में जाने में विश्वास नहीं करता? उसको मालूम है कि ये पुलिस कैसे अनुसंधान करेगी, मजिस्ट्रेट कितना टाइम लगाएगा इसको चार्ज फ्रेम करने में, कब इसको सजा होगी, क्या इसकी अपील होगी, फिर इसकी हाई कोर्ट में होगी। क्या आपको लगता है कि ये जुडिशियल ऑफिसर, हमारा जो काम है या जो जुडिशियल ऑफिसर को काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर पा रहे हैं टाइम बाउंड या समयबद्ध, या जैसे कहावत है ना, जस्टिस जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड? तो आपकी नजर में ये रीजन है या कोई और रीजन? सर, कानून जो आप बोल रहे हो, न्यायपालिका न्यायपालिका तक बात तब आती है जब प्रशासन, मतलब जो पुलिस अधिकारी या जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो न्यायपालिका तक पहुंचाते हैं। और अगर वो पहुंचाते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना कार्य जितना जल्दी हो सके करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए तो देखा जाए तो प्रशासन की गलती नहीं है, पर कुछ कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है अभी, तो जिसका समाधान किया जा रहा है। जैसे अभी नए एक्ट में इसको ऐड किया गया है, तो इससे कार्यवाही जल्दी की जाने की कोशिश की जाएगी और हो सकता है इसमें जल्दी सुधार देखा जाए। ठीक है। What are the grounds for rejection of the plaint? क्लाइंट के से ऑर्डर 7 रूल 11 इसमें बताया गया है, यदि वाद है तो दर्शित ना किया जाए और वाद पत्र 2 प्रति में ना हो, या फिर अगर अनुतोष का मूल्यांकन अपर्याप्त रूप से किया गया हो, या कोई वाद पत्र है जो अपर्याप्त स्टाम्प पे दिया गया हो, और जहाँ वो विधि द्वारा वर्जित है। Attachment before judgment. अटैचमेंट बिफोर Before जज। judgment. ओके सर, ऑर्डर 38 रूल 5 इसमें बताया गया है कि जब प्रतिवादी जब न्यायालय शपथ पत्र पर या अन्यथा उनको समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी विलंबन करेगा या फिर डिक्री के निष्पादन जो उनके विरुद्ध दिया जाएगा उसको विलंबन करने के आशय करेगा, तो संपत्ति को या तो संपत्ति उसको हटाने वाला है या व्यनित करने वाला है, या हटा चुका है या व्यनित करने वाला है, उस दशा में वो उनको बोल सकती है कि आप संपत्ति या उसका कोई भाग या उससे जो रिलेटेड मूल्य है वो उसकी आप प्रतिभूति दे, या फिर कारण दर्शित करे कि क्यों नहीं देनी चाहिए। Section 5 of limitation कहाँ अप्लाई होता है? सर, सेक्शन 5 आवेदन और अपील में अप्लाई होता है। क्या दावे में सेक्शन 5 लगता है? कोई दावा अगर कोई देराना पेश हो तो क्या सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगती है? सर सॉरी, शायद नहीं लगती है। ठीक है, ठीक है, You are correct. ठीक है, वो वाद पे नहीं लगती, वो एप्लीकेशन से अपील में। अच्छा, ये बताइए, ये जो डिक्री में एग्जीक्यूशन होती है, ऑर्डर 41 नहीं है? Execution हाँ, 21. 21, सॉरी, ऑर्डर 21, सो सॉरी, मेरे थोड़ी नॉलेज कम है। वो ऑर्डर 21 में जो ऑब्जेक्शंस आते हैं रूल 97 में, जी तो वो ऑब्जेक्शंस कैसे तय किए जाते हैं? सर, इसमें तो पर्याप्त आधार, सफिशिएंट ग्राउंड बता रखा है। नहीं, वो मतलब किस नेचर के होते हैं? किसी ने, कोई लैंडलॉर्ड ने अपनी को डिग्री ले ली जी टेनेंट के अगेंस्ट में कि उसको इविक्शन होना है, एक थर्ड पार्टी आता है कि साहब नहीं, ये जो टाइटल है ये इसका ओनर का नहीं है, ये मेरा टाइटल है और मैंने पहले से इसका
ओनरशिप है, और वो मुझे ऑब्जेक्शन है डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो, तो वो जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो किस तरीके से, चाहे वो फ्रिवलस हो या वो निराधार हो, चाहे उनमें कुछ दम हो, उनको कैसे तय किया जाता है? उनको तय करने से मैं उनकी शेप या नेचर क्या होती है उन प्रोसीडिंग्स की? सॉरी सर, मैं अभी तो समझ नहीं पा। वो उनको treated like a suit हाँ, के like ये वो सूट की तरह ही ट्राई करना पड़ता है। ओके। जैसे इश्यूज बनते हैं 21 सत्तावन सत्तानवे में, प्रोसीजर बताया पूरा प्रोसीजर वो प्रॉपर वही सूट वाले प्रोसीजर होता है। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी खूबी है साहब, ये खूबी है। खूबी है सर, इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। नहीं, मिसयूज तो ये आप Misuse लोग ज्यादा- करवाते हैं। मिसयूज बहुत ज्यादा है। ये चेक एंड बैलेंस आदमी बना बनेगा, और कीपर तीसरा आदमी है, हाँ फाइनेंस में टाइटल होल्डर को तीसरा आदमी है। हाँ, वो क्या उसको नारी हाँ, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। चलिए सिंह साहब पूछे। कहना तो एक प्रॉब्लम मैं छोटी सी पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति है कहीं अ, किराए से रहना शुरू कर देता है। मकान मालिक कहीं नहीं जाता, वो कहता है खाली करो कर इसको। बोले सर अभी तो मेरे एग्जाम में, मैं तो नहीं खाली कर सकता। वो उठा के उसके सामान फेंक फाँक देता है। अब उस व्यक्ति के पास क्या करना चाहिए उसको? सर अगर रेंट कंट्रोल से पूछे आप तो 11 में आ सकता है, सेक्शन 11 में, कि उसको बेदखल कर दिया गया अवैध रूप से एक तरह से। हाँ, तो इमीडिएट रिलीफ कहाँ मिलेगा? रेंट कंट्रोल एक्ट में मिलेगा या अगर राजस्थान से रिलेटेड तो रेंट कंट्रोल में जा सकते हैं, और एसआरए में भी जा सकते हैं, सेक्शन एसआरए में कौन सा 6। सेक्शन है? सेक्शन 6। सेक्शन 6। ठीक है। अच्छा ये समन ट्रायल में और वारंट ट्रायल में कोई बहुत छोटा सा अंतर? जी। सर समन ट्रायल में आरोप विस्तृत नहीं किए जाते, मतलब, क्या और होता है समन ट्रायल में आरोप नहीं होता तो? आरोप विस्तृत नहीं किया जाता है। आरोप मतलब नॉर्मली उनको बता दिया जाता है, आरोप का सारांश पढ़कर सुना दिया जाता है। और वारंट में होता है, और इसमें अ, विधि के प्रश्न पे नहीं, सॉरी, दंड के प्रश्न पे नहीं सुना जाता समन मामलों में, और उसमें सुना जाता है। और इसमें एक डिस्चार्ज वाला प्रोविजंस जो है, डिस्चार्ज नहीं होता समन में, और इसमें होता है। अच्छा ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, ये क्या है? ये तो आर्टिकल ओके आर्टिकल 14। 14। सर विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति विधि के अधीन समान विशेषाधिकार रखेगा, मतलब विशेषाधिकार के अधीन होते हैं, और समान संरक्षण यानी सभी व्यक्ति विधि के अधीन समान संरक्षण होगा, चाहे वो किसी भी, मतलब कोई भी वर्ग, नहीं, जाति, अंतर धर्म। क्या है? एग्जाम्पल दो, कोई अंतर कैसे बता रहे ओके। सर विधि के समान समता में ऐसे जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई चीज प्रोवाइड की जा रही है तो इक्वल होगी। जैसे कोई जॉब है तो वो, मतलब उसमें अलग अलग अपवाद भी हो सकते हैं, पर वो जॉब है तो वो इक्वल रूप से दी जाएगी। और अगर संरक्षण, जैसे अगर किसी ने मर्डर किया है तो चाहे वो कोई भी हो, उसको उल्टा नहीं सेम। हो गया ये? सर हो सकता है, अभी मैं थोड़ा सा। ये उल्टा हो गया। ओके। प्रोटेक्शन है, जैसे आप आरजेएस बनते हैं, कोई लड़का भी आरजेएस बनता है, मेल फीमेल का इस तरह का, बोथ वर प्रोटेक्टेड साइमल्टेनियसली। और किसी ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने वाला कोई भी है तो उस पर सब पे पिनल लॉ लागू होगा जो एनफोर्स है। हाँ सर। सर हो सकता है, अभी मैंने थोड़ा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल। होगा तो मुझे पूछो सर। रत्न जी, अशोक यादव सर। आपकी जो वैकेंसी है वो सिविल जज की है, जी सर। फिर मजिस्ट्रेट क्या होता है? सर हम लोग सिविल मतलब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे अगर। नहीं, और मजिस्ट्रेट वर्ड कहाँ से आया? ओके सर, मजिस्ट्रेट जो क्रिमिनल मैटर की सुनवाई करते हैं वो एज वो मजिस्ट्रेट होते हैं। और जब वही मजिस्ट्रेट अगर सिविल कार्य करते हैं तो वो जज बोले जाते हैं। अभी जो नया अमेंडमेंट आया बीएनएसएस में, जी सर। कम्युनिटीज की स्टेज तक, जो पहले 190 में वही- मजिस्ट्रेट को पावर थे सीआरपीसी में, वो बदल के अब 210 में हो गया बीएनएसएस में। दोनों के बीच में क्या चेंज आया, क्या डिफरेंस मानती हैं आप दोनों में? सर अभी सॉरी सर, मैंने अभी इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है, क्योंकि वक्त नहीं मिला। पुराना ही सिलेबस है पुराना और ही पुराने से हो रहा है पुराने से हो एग्जाम। रहा है। एग्जाम पुराने से हो रहा है तो पुराना बच्चे सब पुराने। से एडीजे भी पुराने से हो रहा है। हाँ होना भी चाहिए अभी। ठीक है सर, नया हाँ, हमें समझ implemented होने में बहुत टाइम लगेगा।
सही है। 40 साल से पढ़ते आए हैं। प्रैक्टिस कर गई और मिलेगी। हाँ, एक सेकेंडरी एविडेंस रीड करने के लिए क्या पहली 3 रिक्वायरमेंट्स हैं? सेकेंडरी एविडेंस, अगर वो जैसे किसी पब्लिक सर्वेंट की है तो प्रमाणित प्रति हो सकती है, और अगर मूल किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, खो गई है, तब दिया जा सकता है ना। आप सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट, और इसके अलावा अगर बहुत मतलब अनेक दस्तावेज है और कुछ बड़ा दस्तावेज हो, तब दिया जा सकता है, और एक उसने लिखित स्वीकार कर लिया है, और अभी नहीं सर रिकॉल कर पा रहे। मान लीजिए किसी के पावर पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट है ठीक है। और हमें पता है कि एक्स आदमी के पावर पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट है जी सर। और फोटोकॉपी आपके पास है, जी। तो और वो जिसके पावर पोजीशन जिस व्यक्ति के हाथ में है वो वहां पार्टी है हम्म, उस केस में, तो क्या रेमेडी है आपके पास? कैसे आप उसको? तो पहले तो मैं उनको मतलब वो एक वो नोट आवेदन करते हैं ना, ऑर्डर 11 के रूल 12 एग्जैक्ट 12-15 में उनसे आवेदन कर सकूंगी। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर प्रोडक्शन ऑफ सेकंड डॉक्यूमेंट से पहले। जी सेकेंडरी एविडेंस के लिए जो मेरे पास कॉपी है वो मैं पेश कर सकती हूँ। और क्रिमिनल साइड में? क्रिमिनल साइड में क्रिमिनल साइड में सर वो सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं बता। 66 का नोटिस देंगे 66 एविडेंस एक्ट का, उसके ठीक बाद है। 65। ओके नोटिस। आप तो सर ज्यादा साहब पूछ लीजिए। बोर्ड में तो पूछना ही पड़ेगा, एक क्वेश्चन तो पूछना ही होगा। पूछो पूछो। आप तो लीगल इश्यू तो सारे आपने के अलावा कॉन्फिडेंस बहुत होना जरूरी है। आप इसमें थोड़ा सा जो लग रहा है ना मेरे को, जो कॉन्फिडेंस क्लोज नहीं करना, वो थोड़ी सी मुझे देखने के बाद कमी लगी। और जो आदरणीय ने कहा ना कि जो नहीं आता स्पष्ट मना करो, जी नहीं सर। आता तो मना ही करना है, अपन को इधर उधर बात को घुमाना नहीं। नहीं, हाँ अच्छा है हाँ तैयारी हाँ अच्छी हाँ, अल्लाह पहले आप थोड़ा एकेडमिक जब स्टार्टिंग में अच्छा है। एकेडमिक, हाँ हाँ एकेडमिक अच्छे है। हाँ आपका खूब अच्छी पढ़ाई की आपने, खूब अच्छी तैयारी है, खूब आप अच्छी तरीके से बता रहे हैं, पर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ हाँ रखें कि मुझसे कोई सवाल पूछे। मैं नहीं कह रहा कि आप बॉडी लैंग्वेज को आपकी थोड़ा ऐसी होनी चाहिए जैसे आप हैं ऐसे ही, पर आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि आप जो बात कह रही हैं आप उससे बिल्कुल कन्विंस हैं। जो नहीं आता आपने बोला कि हमें नहीं आता, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब आप आए थे ना, जब आप आए थे थोड़ा सा हेजिटेंस था, पर आप धीरे 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 चुप कर गए। अब आपने लास्ट में आके नहीं अच्छा है ना, तो ये जो कोई किसी ने बताया ये पोस्चर आपको, आप नॉर्मल पोस्चर में बैठो, आप जैसे बैठते हैं वैसे बैठो आप, ऐसे आप वैसे इसमें भी कंफर्टेबल वो जैसे आपको नहीं बैठना है। नहीं बैठ नहीं, सकते हैं, वैसे पर आप आपने जैसे डोंट बी फॉर्मल। नॉर्मल ऐसे बैठते हैं अपने लोग। जैसे बैठते हो हाँ, भी अच्छा है, बेस्ट ये भी अच्छा है, ये भी ये भी अच्छा अच्छा है। जैसे मैं पहले ऐसे बैठी थी तो किसी और मॉक में उन्होंने बोला आप ऐसे मत बैठो, आप बहुत I think मैं see, कर it is आइडियल आइडियल है, तो आराम से बैठे और मुझे दिखता है क्रॉस लेग ना बैठे, पुश करना बैठे, यो ना बैठे, कितना सा होता है। बाकी आप बिल्कुल अपना जैसे आपका नॉर्मल पोस्चर है आप वैसे ही रहे, कोई ऐसी बात हाँ सही, ठीक है ठीक है। ठीक, nice. विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।